चलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो सर आज मैं तुम्हारे लिए बहुत ही धमाकेदार चीज़ लेके आऊँ, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। सर आपने क्या कर दिया ये सर, है ना। तो ये देखो सर, पिछली क्लास हमने सीखा था सेक्शन 7, है ना, राइट। इन कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, ठीक है कि नहीं बात। आज हम क्या सीखेंगे सर, क्या सीखेंगे सर, सर्टिफिकेट, है ना। एक बार ध्यान से सर्टिफिकेट को देखो कि ये है किस चीज का सर्टिफिकेट। हेलो, यस, हाँ कि हाँ भाई, हाँ कर सर वो पेमेंट के लिए अभी भेज दूंगा आपको, लिंक कैसे करने वाले हैं? हाँ, अभी 1 घंटे में भेज देना, मैं फिर 1 घंटे बाद फ्री हो जाऊंगा ना अभी। ठीक है। वैसे ठीक है, आपने उससे उससे ट्राई किया था सर, बैंक ट्रांसफर वगैरह से? नहीं मैंने उसको किया नहीं, मुझे लग रहा है 24 घंटे बाद ही होएगा शायद, या मैं उस पर ट्राई कर लूँगा एक बार। उस पे कर लीजिए सर, क्योंकि वो वाली जो दूसरी वाली लिमिट है, हो सकता है आज हो ना हो। एक बार मैं आपको लिंक तो भेज दूंगा, हाँ एक बार लिंक से भी ट्राई कर लेना, अगर नहीं होता है तो फिर दूसरे वाले से। ठीक है, ठीक है, पहले लिंक से ट्राई कर लूँगा, है ना। ठीक है, मैं आपको ठीक, भिजवा दे रहा हूँ लिंक, जब भी आप फ्री हो आप। हाँ ठीक, ओके भाई। चलो भैया, है ना। यानी कि ये क्या है, जब कंपनी बनती है तो हमारे देश में क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। और ऊपर क्या लिखा है, चेंज ऑफ नेम। यानी कि इसका मतलब जब नाम बदला गया 1956 में, कब बदला गया बाबू, हाँ, जब नाम बदला गया 1956 में, तो ये कौन था, रिलायंस। यानी रिलायंस का पहले नाम कुछ और था, बताओ क्या था ये। रिलायंस का पहला नाम ये था भैया, माइलॉन, MYNLON, ठीक है ना, समझ में आई बात, राइट। तो ये रिलायंस का मेमोरेंडम लाया हूं तुम्हारे लिए, रिलायंस का मेमोरेंडम, ठीक है। द रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री लिमिटेड हैविंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ऑल्टर द मेमोरेंडम एसोसिएशन। उन्होंने अपना ऑफिस कर्नाटका से कहाँ कर दिया, महाराष्ट्र, ठीक है ना। ये तुम बातें याद आएंगी तुम्हें CA इंटर में। कि नाम भी बदला जा सकता है, जगह भी बदली जा सकती है, कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके, है ना। नाम भी बदला जा सकता है और जगह भी बदली जा सकती है। फिर ये मिला सर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 1956 में, कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से। माइलॉन लिमिटेड, यानी कि रिलायंस का पहला नाम क्या था, ठीक है। फिर ये मिला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, बन गई है ना, आप इसको चालू कर सकते हैं। तो ये सारे क्या मिलते हैं सर, सर्टिफिकेट मिलते हैं। फिर आती है बात सर मेमोरेंडम एसोसिएशन क्या होता है, जो आज का मुद्दा, आज का मुद्दा ही क्या है, मोए मोए, बोलो जल्दी मेरे साथ, मोए मोए, है ना। तो भाई ये है असली मोए मोए, ठीक है। अब मोए मोए में क्या याद रखने वाली बात है, कि मेमोरेंडम किसका है, रिलायंस का है, ठीक है ना। ये किस स्टेट में बनी है कंपनी, महाराष्ट्र में। इसके ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है बाबू, ऑब्जेक्टिव। यानी मेमोरेंडम में सबसे पहले मुझे लिखना पड़ता है कि मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। बताओ RKG का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, है ना, पढ़ाना। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव। तो रिलायंस का ऑब्जेक्टिव देखो, कैरी द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डीलिंग, फैक्टरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, है ना, ऑफ ऑल काइंड ऑफ। यानी रिलायंस का सबसे पहला बिजनेस किसका था, यानी कि कपड़े का, आसानी से बोलो तो किसका, कपड़े का बिजनेस था, ठीक है ना, राइट। कॉटन, सिल्क, फाइबर, यानी कपड़े का बिजनेस था पूरा। उन्होंने वैरायटी डाल दी कि भैया ऐसा नहीं कि कॉटन का करेंगे तो फाइबर का नहीं करेंगे, हर तरह का बिजनेस हमारा है। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है सर, इसके साथ साथ ये सारे बिजनेस भी हम साथ में जोड़ के कर सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा भैया, कि किस चीज का आप बिजनेस करते हैं। सर ऐसा इंटर में पढ़ेंगे सब ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें क्या होते हैं। तो यानी सबसे पहले मेमोरेंडम में आपको ये बताना होता है, ठीक है, कि भैया आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगला देखो, अगला आपको बताना होता है मेमोरेंडम में ये, कि आपके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ये पढ़ लेना आराम से, है ना। ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी देखो रिलायंस की उस टाइम पर भी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 10 जीरो लगी हुई थी भाई, इतनी ऑथराइज कैपिटल थी।
ऐसे ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है, कि इतनी इतनी कैपिटल हमने ऐसे ऐसे हमने इशू करी है, तो ये क्या हो गया हमारा कैपिटल क्लॉज। क्या हो गया बाबू? सबसे खतरनाक बात है ये जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, ये आपको बताना पड़ता है ये सारी बातें किसमें? मोए 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 में ये बताओगे कि बताओ मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7। देखो कितने लोग हैं, 7 लोगों का नाम, 7 लोगों का एड्रेस और 7 लोगों के शेयर्स कि कौन कितने शेयर ले रहा है ना, राइट। फोन नंबर नहीं थे भाई उस टाइम पे ना, 1970 की बात, मोबाइल नहीं थे, ठीक है, नहीं, राइट, समझ में गई बात। तो ये सारी चीजें एड्रेस के साथ आपने दे दी कि जिससे पता लगा रिलायंस की टोटल शेयर कैपिटल में जो पहले 7 लोग थे उन्होंने 1100 शेयर लिए। कितने शेयर लिए बाबू? 1100 शेयर लिए, राइट। यानी कि ये कौन हुए? नहीं बाबू नहीं, ये कौन? डायरेक्टर मत बोल देना, इनमें से तो चुने जाएंगे डायरेक्टर। ये कौन हुए? शेयर होल्डर भी नहीं हुए। शेयर होल्डर के साथ साथ एक और नाम दिया जाएगा सब्सक्राइबर, जिनका नाम मेमोरेंडम पे लिखा जाता है। नाला को पिछले क्लास में बताया था ना, उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइबर। तो ये पहले 7 शेयर होल्डर थे जिनको शेयर होल्डर के नाम के साथ साथ सब्सक्राइबर भी बोला जा सकता था। नहीं, सिर्फ ये 7। अब मेरे पास रिलायंस के शेयर है, मैं सब्सक्राइबर नहीं हूं, मैं सिर्फ कौन हूं? शेयर होल्डर। ये 7 लोग वो हैं जो शेयर होल्डर के साथ साथ क्या है? सब्सक्राइबर। समझ में आई ना बात? देखो 1973 में ये सब्सक्राइबर थे रिलायंस के, ठीक है। ये मेन बात है, आपको कहां लिखनी होती है सर? अरे 1956 एक्ट था, कंपनी, भाई मैं कंपनी बना रहा हूं मान लो 2030 में, तो मैं बनाऊंगा तो कंपनी 2013 के हिसाब से ना, तो फिर सर 2030 की बात चल रही है तो 2017 की 2013 क्यों लिखा है? ये कुरकुरे दिमाग में घुस गए और क्या, ठीक है, समझा की बात। अब देखो क्या ये बातें जो हमने प्रैक्टिकली मेमोरेंडम में देखी, क्या यही बातें लॉ में लिखी हैं? ये चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई, कि सर ये बातें लॉ में लिखी हैं कि नहीं लिखी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी यही चेक करेंगे, है ना। तो आते हैं अपने किताब पर, ये देखो सर, सभी बच्चे देखेंगे सर, ऑनलाइन वाले भी। मेमोरेंडम एसोसिएशन, पहले देखते हैं मोआ होता क्या है। तो भाई जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके हिसाब से ही लिखना है हमें, जो भी करना है उसके हिसाब से ही करना है, फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज है। तो मेमोरेंडम को आप बोलोगे इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। इसी कॉन्स्टिट्यूशन को आप वर्ड बोल सकते हो चार्टर। तो ये वर्ड एग्जाम में लिखने पड़ेंगे वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या लिखा होता है? पावर ऑफ द कंपनी, कंपनी की कितनी पावर है, राइट, यही फाउंडेशन है। याद हो जाएगी बात, बोलो, राइट। उसके बाद क्या होगा सर? कंपनी की कितनी पावर, मतलब कंपनी किस हद तक काम कर सकती है, यानी कि जैसे शेयर कैपिटल कितनी, ऑथराइज से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। मेमोरेंडम में बिजनेस क्या है तुम्हारा, ठीक है, जैसे बिजनेस क्या रिलायंस का कपड़े का बिजनेस था जब शुरू किया था, तो इसका नहीं कि तेल बेच देंगे, तेल बेचने के लिए करना पड़ेगा मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा। और मेमोरेंडम को चेंज कैसे किया जाता है, ये सीए इंटर का कॉन्सेप्ट है ना। हमें तो सिर्फ पढ़ना है कि मेमोरेंडम क्या होता है, मेमोरेंडम में नए बिजनेस कैसे ऐड होंगे, मेमोरेंडम में पुराना बिजनेस को छोड़कर इसके साथ नया भी ऐड, रिलायंस के तो बहुत सारे हैं ना, तो सीए इंटर में पढ़ेंगे कि भाई मेमोरेंडम को बदलाव कैसे किया जाता है। फिलहाल हमें जानना है कि मेमोरेंडम में वो चीजें लिखी हैं जो उसकी पावर है और जो उसका काम है, उसके बाहर अगर आप कोई भी काम करोगे तो वो क्या होगा? वो होगा वॉइड। क्या होगा बाबू? वॉइड। यानी कि रिलायंस का बिजनेस किसका है? कपड़े का। रिलायंस कह रहा है हम तो तेल बेचेंगे, तो उस टाइम पे वो तेल का बिजनेस क्या माना जाएगा? वॉइड। रिलायंस कह रहा है हम तो कार बेचेंगे, कार बनाएंगे, तो उसका बिजनेस क्या हो जाएगा? वॉइड। इस काम को, किसी भी चीज के बाहर जाके काम करने को बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं बाबू? अल्ट्रा वायरस मत लिख देना एग्जाम में, अल्ट्रा वायरस, ठीक है, राइट। अल्ट्रा वायरस मतलब, अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड और वायर्स मतलब पावर। अगर आप बियॉन्ड पावर जाते हो, हाँ, अगर आप बियॉन्ड पावर जाते हो तो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। अब बात ये आती है कि सर चलो रिलायंस ने मेमोरेंडम तो बना दिया, हम कैसे बनाए, है ना। तो जज साहब ने बोला खोपड़ी मत चलाना बिल्कुल भी, हम तुम्हें बना बनाया क्या दे रहे हैं? फॉर्मेट दे रहे हैं। उसमें जहां डॉट 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 हो ना, वहां अपना नाम भर दीजिए। रिलायंस ने भी तो ये कर रखा है ना लायको, रिलायंस ने कुछ फालतू काम थोड़ी कर रखा है, ये बने बनाए हैं। और जो बना बनाया ना, वहां पे क्या दे देते हैं वो?
डॉट 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 दे देते हैं, और डॉट 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 जो दे दिया उसमें क्या कर देना, अपना नाम भर देना। तो फॉर्मेट बनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लॉ तुम्हें, हाँ लॉ ऑब्जेक्टिव बनाएगा। देखो ये डॉट 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 दे रखा है ना, तो ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट दे रखा होगा, या अपने नाम भरते चले जाना। तो ऐसी ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी बहुत सारी क्लॉजेज दे रखे होंगे पहले, इसमें से जो तुम्हारे काम का है ना वो रख लेना, जो तुम्हारे काम का नहीं है वो डिलीट कर देना, है ना, राइट। इनके हिसाब से तो ये सब तुम अभी तो सिर्फ याद नहीं करने सारे, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली। क्या चीज? नहीं नहीं, याद नहीं करने, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट के अंदर भी सब ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना। अदर ऑब्जेक्टिव जो ऊपर ए और बी में नहीं है, ट्यूब वगैरह भी बना सकते हैं काम इसके लिए, कपड़े बनाने के लिए जो भी चीज़ें वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि भाई वो जो मुझे फॉर्मेट बनाना है वो मुझे अब जो कंपनी लॉ बना के दे रहा है वो किस फॉर्म में दे रहा है, तो टेबल फॉर्म में दे रहा है। किस फॉर्म में दे रहा है? टेबल ए बी सी डी ई। टेबल ए का मेमोरेंडम उसको चुरा लेना है जो कंपनी, जैसे रिलायंस, रिलायंस में लिखा था लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज, दिखाया मैंने तुम्हें। टेबल बी उसको चुरा लेनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल सी उसको चुरा लेनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। टेबल डी किसको चुरा लेनी है? अनलिमिटेड कंपनी। और टेबल ई किसको चुरा लेनी है? अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो कायदे में टेबल ए ही चलता है हमारे देश में, टेबल बी और बी सी और डी थोड़ा कम चलते हैं क्योंकि ऐसी कंपनी थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है, राइट। ठीक है, अब अनलिमिटेड कंपनी तो बनती नहीं इंडिया में। कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम को समझाने के लिए मैंने तुम्हें रिलायंस का मेमोरेंडम दिखाया है, समझ में बात हो। सबसे पहला क्या था, है ना, नेम, ऊपर लिखा था ना रिलायंस टेक्सटाइल लिमिटेड। यानी मेमोरेंडम में तुम्हें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा मेमोरेंडम है किसका, किसका, समझ में बात, किसका है भाई? रिलायंस टेक्सटाइल्स लिमिटेड का। तो उसे बोलते हैं नेम क्लॉज, कि आपको ये बताना है अब किसी भी मेमोरेंडम को पढ़ने वाले को। अब बात ये बात सर मेमोरेंडम कौन पढ़ेगा, तुम और मैं। अच्छा बताओ ये मैंने क्या रिलायंस से मांगा है? नहीं, नेट से डाउनलोड कर दिया। इसका मतलब एक सेक्शन है, सेक्शन 399, क्या है बाबू, है ना, 400 रन बनने रह गए थे इसके। 399 में लिखा है मेमोरेंडम इज पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या है मेमोरेंडम इज? एनीवन कैन रीड, एनीवन कैन रीड, एनीवन कैन टेक प्रिंट ऑफ सच मेमोरेंडम फॉर मिनिमम कॉस्ट, 1 रुपया 2 रुपया या फ्री। इसको बनाने की खातिर पता क्या है, अगर मेमोरेंडम फ्री है या मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है और कोई भी इसे पढ़ सकता है, तो इसका मतलब है कि जब भी कंपनी से तुम डील करोगे बाबू, जब भी कंपनी से डील करोगे ये माना जाएगा, तू माने या ना माने दिलदारा गाना गाते हुए, ये माना जाएगा कि जो भी कंपनी से डील कर रहा है तुमने कंपनी का पूरा मेमोरेंडम रीड कर रखा है, पढ़ रखा है। पढ़ने की तो बहुत टुच्ची बात है, प्लस समझ रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर तुमने रिलायंस से तेल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो गलती तुम्हारी है। जब तुमने पढ़ रखा है और जब तुमने समझ रखा है कि रिलायंस का बिजनेस क्या है, कपड़े का, उसके ऑब्जेक्ट में भी क्या लिखा है, कपड़ा, टेक्सटाइल, फाइबर, कॉटन, तो कॉटन, फाइबर, कपड़ा, तेल होता है क्या? तो किसकी गलती है? हाँ, बाहर वाले की गलती है। मतलब पढ़ के भी मजे ले रहा है कि नहीं बात, राइट। इसलिए इसलिए केस नहीं कर पाएंगे, गलती पे केस नहीं है। केस तो जब है जब तुमने काम सही किया हो, सामने वाले ने धोखा किया हो, तो जज कह रहा है धोखा कहाँ हुआ भाई तेरे साथ? तेरे सामने रखा है कपड़े का बिजनेस, तू कर रहा तेल का कॉन्ट्रैक्ट, धोखा कहाँ किया है तेरे साथ? तू खुद ही अनपढ़ हो रहा है बिल्कुल, है ना। तो धोखे की तो बात ही नहीं है। हाँ भाई, और क्या लिखा है लॉ में? जिंदगी में यही बचा है, वरना मत करना कुछ भी भाई। देखो क्या लिखा है, इसलिए नेम ऑफ द कंपनी के आगे क्या लगाना है? कंपनी अगर लिमिटेड बाय लायबिलिटी है तो क्या लगाना है? लिमिटेड। अभी तो कंपनी पहचान क्या है? वर्ड लिमिटेड या फिर वर्ड, अगर सेक्शन 8 की कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत, समझ में ना बात? बोलो 1% कंपनी में क्या लगाना है?
ओपीसी वर्ड लगाना है, ठीक है। ओपीसी है तो ओपीसी वर्ड लगाओ, पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगाओ, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, सेक्शन 8 कंपनी है तो नॉर्मल एसोसिएशन ट्रस्ट ये लगा सकते हो, ठीक है ना। नेम क्लॉज और ये कहता है जो सी इंटर में पढ़ोगे कि नेम ऐसे होने चाहिए जो आपके ऑफेंसिव ना हो, मतलब सट्टा लिमिटेड, मतलब नहीं हमेशा वर्ड लिमिटेड लिखा होगा, ठीक है। तो नाम कैसा होना चाहिए, शरीफों वाले होने चाहिए, बंदूक लिमिटेड, चरस लिमिटेड, गांजा लिमिटेड, ऐसे नाम नहीं रखने। पिक्चर बन जाती है लेकिन कंपनी नहीं बन सकती, ठीक है ना, समझे ना बात। किसी महान हस्ती और किसी से मिलता जुलता नाम भी नहीं रख सकते, जैसे मैं रख दूँ अब हाँ अंबानी लिमिटेड, तो अंबानी ने तो अपनी कंपनी का नाम रिलायंस रखा रखा ना, मैं अंबानी रख रहा हूँ, नहीं मिलेगा नाम, क्योंकि तुम उनकी गुडविल का मजा लेना चाह रहे हो। बच्चन लिमिटेड, ठीक है, शाहरुख खान लिमिटेड, ठीक है, राइट। ऐसे नाम नहीं रख सकते, किसी सेलिब्रिटी के ऊपर नाम नहीं रख सकते, धोनी लिमिटेड, ये सब नाम नहीं रख सकते आप, समझ ना बात। किसी से मिलता जुलता भी नहीं रख सकते कि हम अपने कोचिंग का नाम रख दें आरकेजी रिलायंस लिमिटेड, ठीक है, तो मिलता जुलता भी नहीं रख सकते, आप उनका नाम भी ऐड नहीं कर सकते, तो लोग क्या समझेंगे आरकेजी किसकी वेंचर या सब्सिडरी है, रिलायंस की। फिर अगला बनाना पड़ेगा ऑफिस क्लॉज, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना ऑफिस कहाँ था इसका, पुणे महाराष्ट्र, तो आपको बताना पड़ेगा किस स्टेट में आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है, तो स्टेट बतानी है, महाराष्ट्र। पहले कहाँ था माइलॉन का, कर्नाटका, तो बताना पड़ेगा महाराष्ट्र। दो चीज समझ में आ गई। तीसरी सबसे खतरनाक चीज है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, तुम्हें बताना पड़ेगा भाई करते क्या हो, भाई धंधा क्या करते हो, धंधा किस लिए कंपनी बनाई है ना, राइट। तो आपके नाम के साथ वो मैच करना चाहिए, ठीक है, तो लोग बाग मैच कराते भी अपने नाम का, है ना, राइट। अगर आपके नाम से आपका ऑब्जेक्टिव मैच नहीं करता तो 6 महीने के अंदर आपको वो नाम उससे मिलता जुलता करना चाहिए। जैसे आरकेजी का क्या है, आरकेजी का नाम है आरकेजी प्राइवेट लिमिटेड, नहीं आरकेजी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, तो एजुकेशन वर्ड से हमने क्या मैच करा लिया, अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज। पराग सर बताएंगे तो, है ना, हाँ इसमें लिखा है, हाँ दिखा तो है वो हमारी किताब के पीछे, ठीक है, समझ में ना बात। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज कितने क्लॉज पढ़ लिया हमने, 3। अगला क्लॉज होता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज जैसे रिलायंस का लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा है, लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है ना, राइट। गारंटी में तो क्या लिखा होगा, लिमिटेड बाय गारंटी, और गारंटी में तुम जानते हो कि पैसा कब देना होता है, हमेशा वाइंड अप पे, ठीक है ना, समझ गई बात। एक और बात, अगर कोई बंदा यहां पर लिमिटेड बाय गारंटी को छोड़ के जा रहा है तो उसके छोड़ के जाने पर भी, है ना, छोड़ के जाने पर भी 1 साल तक उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, जिंदा रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, ये लिखी बात, लिमिटेड बाय गारंटी में बस ये बात, ये लिखी बात। इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप व्हाइल इज ए मेंबर विद इन 1 ईयर आफ्टर द सीज टू बी मेंबर। हाँ इसका मतलब ये कि एक बंदे को ये ज्ञान हो जाता है या फिर एक बंदे को ये शक हो जाता है कंपनी बंद होने वाली में, पता लग जाता है, अब वो पहले से निकल के भग लेंगे, है ना। तो फिर भैया पहले से निकल के तुम भगने को तैयार हो, इसका मतलब तुम्हें पता तो है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है सर, हाँ कंपनी बंद होने वाली है, तो तुम क्या करना चाह रहे हो, भागकर अपनी लायबिलिटी से बचना चाह रहे हो। तो अपनी लायबिलिटी से अगर बचना चाह रहे हो तो लॉ में ये लिख दिया कि जब भी आप अपनी लिमिटेड बाय गारंटी को छोड़ के जाओगे 1 साल तक तुम्हारी लायबिलिटी जिंदा रहेगी। कितने साल तक, 1 साल, इसलिए लिखा है ताकि गारंटी देने वाला, जैसे मैंने कहा ना मैंने आरकेजी गारंटी दे रखी है, तो मैं छोड़ के भी जाऊंगा तो भी 1 साल तक मेरी लायबिलिटी क्या रहेगी, जिंदा रहेगी, है ना। सारे कॉस्ट चार्ज इन सब में मेरा हिस्सा रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूट रहेगा। फिर सर कैपिटल क्लॉज, जैसे मैंने रिलायंस की कैपिटल दिखाई तो मैं कितने शेयर थे, 1100, है ना, 1100 करोड़ कुछ ऐसे शेयर थे। तो लायबिलिटी क्लॉज में तुम्हें बताना पड़ेगा ये वाली बातें, बाबू कहाँ चला गया भाई, ये बताना पड़ेगा। इक्विटी है ना, ओ कैपिटल क्लॉज में कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, ये बताना पड़ेगा।
समझ आई बात? बोलो। तो तुम्हें ये पूरा कैपिटल क्लॉज के तहत बताना पड़ेगा। ये रही द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इतने रुपए, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद ये कैपिटल हमने और इशू करी है, ठीक है, ये बताना पड़ेगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी है, इसमें से कितना कितना हमने इशू कर दिया है, 10 रुपए का एक शेयर है, इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल क्लॉज। लायबिलिटी है लिमिटेड, इसे क्या बोलेंगे? लायबिलिटी क्लॉज। इसे क्या बोलेंगे? कैपिटल क्लॉज। समझ में ना बात? राइट। तो ये देखो, ये लिखी बात कैपिटल क्लॉज की। तो रिलायंस ने इसके हिसाब से तो बना रखा है सारा लॉ, है ना। कैपिटल क्लॉज बता रखा है ना, ऑथराइज कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर विद सब्सक्राइबर। ये बात कहां लिखी है? ये लिखी, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर 500 विद सब्सक्राइबर लिखी है ना। 500 शेयर विद सब्सक्राइबर कौन है? एमडी श्रीनिवासन जप्पा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर विद सब्सक्राइबर, ये लिखी बात। कितनी ऑथराइज कैपिटल थी? 3-3.5 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल थी, इतने शेयर सब्सक्राइबर के साथ थे, है ना। मेमोरेंडम हैज टेकन इंडिकेट अपोजिट देयर नेम, नेम के साथ साथ उनके शेयर लिखने। एटलीस्ट कितने शेयर लेने हैं? एक। तो यहां कितने कितने ले रखे हैं? 500, 100। तो नेम के साथ उनके शेयर्स लिखने हैं, और इन सब लोगों ने शेयर लिए हैं, एक विटनेस के साइन कराने पड़ेंगे। तो ये कौन है बाबू? विटनेस विद द एड्रेस, डिस्क्रिप्शन एंड ऑक्यूपेशन। ये विटनेस थे सीवी, हाँ, सीवी श्रीनिवासन मूर्ति। इन ये विटनेस थे कि इन 7 लोगों ने रिलायंस के सब्सक्राइब किया है और उन्होंने इतने इतने शेयर लिए हैं। ये बात भैया ये लिखी, और क्या। कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव देयर दिस क्लॉज। जिन कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं होती है ना, उनको ये क्लॉज बनाने की जरूरत नहीं है। इसी को एसोसिएशन क्लॉज भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? इसी बात को एसोसिएशन क्लॉज भी बोल देते हैं। एसोसिएशन मतलब कि मेरे साथ उसकी कुछ मोहब्बत है ना भाई, कुछ तो जुड़ा, कैसे बताओगे, है ना, कि मोहब्बत है। तो तुम कहोगे देखो, एक उसका मैसेज आया था आज से कई साल पहले, हाय लिखा था बस ठीक है। तो इसका मतलब अगर उससे बात की थी तो कम से कम एक ऐसी चीज तो बताओगे कि उससे बात की थी। या तुम आज से बहुत साल पहले कोई सेल्फी हो, देखो मैंने उसके साथ सेल्फी ली थी, तो तुम यहां से कह सकते हो कि भाई मैं उसके साथ कभी ना कभी जीवन में एक बार एसोसिएट रहा हूं। क्या रहा हूं बाबू? एसोसिएट रहा हूं, ठीक है ना। चाहे एक सेल्फी से एसोसिएट रहा हूं, चाहे उसका एक मैसेज चाहे हाय का आया हो, है ना, चाहे उससे एसोसिएट रहा हूं, लेकिन कभी ना कभी मैंने उससे एसोसिएट रहा हूं, यानी मेरी उससे कभी ना कभी क्या हुई है? बात ना हुई तो मुलाकात तो हुई है। और तुम्हें पता ही एक मुलाकात जरूरी है किसके लिए? एक मुलाकात जरूरी है, बोलो ओ दिल जलो, हाँ, जीने के लिए। एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए। तो जज साहब ने बोला भाई एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए। तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बाबू? वो मुलाकात जो तुम ये प्रूफ कर दो कि तुमने कंपनी के साथ कभी ना कभी एक बार मुलाकात की थी, बता तो दो। तो जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ एक शेयर लेके, कितने शेयर लेके? एक शेयर लेके ये बता सकते हैं कि एक मुलाकात जरूरी है जीने के लिए, मैंने जीने के लिए मुलाकात की है ना। एटलीस्ट 1 शेयर लेना है, तो कैपिटल क्लॉज में भी दिख जाएगा, और उसी को हम बोल देते हैं कि उनका एसोसिएशन क्लॉज में भी आप लिख सकते हो कि इन्होंने इतने इतने शेयर लिए हैं। एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम शेयर एटलीस्ट टेक 1 शेयर एंड साइन अगेंस्ट द नेम एंड नंबर ऑफ शेयर। तो ये एसोसिएशन क्लॉज का भी तो पार्ट हो जाएगा, ये वाला नंबर ऑफ शेयर अगेंस्ट देयर नेम। हाँ, कौन मतलब इसको ये कौन हटा सकता है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर डायरेक्टर का चुनाव करते हैं, शेयर होल्डर डायरेक्टर को हटाते हैं। सी इंटर में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है, घबराने का नहीं है कि नहीं बात? फिलहाल समझ आ गई बात? तो बताओ कितने क्लॉज पढ़े हमने? 6 नहीं बाबू, हाँ 6। तो इन 6 क्लॉज को हम इस चीट कोड से याद रख सकते हैं। हम सीए बनेंगे, कोई लोकल सीए थोड़ी बन जाएंगे। तो नो लोकल सी, एन से, ओ से ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज। अगला क्लॉज कौन सा होता है? कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज। एक रह गया, कौन सा रह गया?
ऑफिस क्लॉज, तो यहां से ओ से क्या बन जाएगा, ऑफिस क्लॉज। ठीक है भैया, तो नो लोकल सी हमारे क्लॉज होते हैं। ठीक है, राइट, याद हो जाएंगे, एग्जाम में पूछे, थ्योरी में आता है। हाँ राइट। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा बाबू, अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, ये पहले एक बार देख लेते हैं। तुमने मेमोरेंडम देखा ना रिलायंस का, प्रिंटेड था, पैराग्राफ में था और नंबर फॉर्म में था। ठीक है ना, कितने लोगों ने साइन किया, ये लिखी बात। जो मैंने तो प्रैक्टिकल दिखाया ना वो थ्योरी में लिखा है। ओपीसी में कितने विटनेस होंगे, ओ चाहे ओपीसी हो चाहे कोई भी हो, विटनेस कितने होने चाहिए, एक। हमारे उसमें कौन था रिलायंस का, श्रीनिवासन विटनेस था ना, राइट। द पर्टिकुलर ऑफ द सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम, जो भी लोग मेमोरेंडम को साइन कर रहे हैं उनका एड्रेस और डिस्क्रिप्शन लिखा होना चाहिए। देख लिया हमने, जो 7 लोग थे। ठीक है ना, कंपनी जैसे ही मेमोरेंडम बन जाता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वो सेपरेट लीगल पर्सन हो जाती है। पुरानी बात, क्या बच्चा कभी भी मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर सकता है, नहीं, क्योंकि बच्चे का साइन इनवैलिड होते हैं, क्योंकि वो माइनर है। ठीक है ना, उसके अगर गार्जियन साइन करेंगे तो माना जाएगा वो बच्चा साइन नहीं कर रहा, उनके गार्जियन ही साइन कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी ऊपर 6 क्लॉज हैं सारे के सारे क्या हैं, मतलब ऐसा नहीं कि छोड़ दोगे उन्हें, लिखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, राइट। और एक और बात, मेमोरेंडम में आप कुछ भी लिखो, वो किससे ऊपर नहीं जा सकता, कंपनी एक्ट से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ, तो ऑब्जेक्ट में, हाँ वही तो, जैसे मैं अपने उसमें लिख दूं कंपनी के ऑब्जेक्ट में, मैं अपनी कंपनी का नाम रखूंगा, है ना, कट्टा लिमिटेड, सट्टा लिमिटेड। ठीक है, गांजा, ड्रग्स, कंपनी एक्ट में क्या लिखा है कि नेम क्लॉज में ऐसे नाम नहीं रख सकते जो ऑफेंसिव हो। तो अपने मेमोरेंडम में ऐसी बातें नहीं लिख सकते जो किससे ऊपर निकल जाए, कंपनी एक्ट से। नहीं, बाप से ऊपर नहीं निकलने का, दादा से ऊपर नहीं निकल सकता बालक। बात समझ में आई ना। ठीक है, तुम कह रहे मैं तो अपने मेमोरेंडम में लिखूंगा आरकेजी रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, नहीं लिख सकते बाबू, क्योंकि लॉ में, कंपनी एक्ट में क्या लिखा है, नाम नहीं चुराने का, किसी का नाम नहीं चुराने का। अब जो प्रैक्टिकल केस आएगा एग्जाम में भाई, वो मेमोरेंडम का ही आएगा, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बहुत मजा आने वाला तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, सर क्या आपने क्या केस बताया, मजा आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों दिल थाम के बैठेंगे, अपने जिगर को थाम के बैठो। मेमोरेंडम एसोसिएशन, अरे मेमोरेंडम क्यों जरूरी है, अभिषेक भैया बता तो दिया था, अभी पूरी कहानी बता दी, प्रमाण बता दी, फिर ये कह रहा राम कौन सीता कौन। अरे भाई मेमोरेंडम क्यों जरूरी है, क्योंकि मेमोरेंडम इज द कॉन्स्टिट्यूशन। मेमोरेंडम वो संविधान है जिसके ऊपर ही कंपनी चल सकती है, और वो संविधान में कितनी चीज लिखी है, 6। तो मेमोरेंडम इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि मुझे 6 बातें किसको बतानी है, लॉ को नहीं, जनता को बतानी है। किसको बतानी है बाबू, जनता को बतानी है, जनता को, कि मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है, मेरी इतनी कैपिटल है ना, तुम्हें अगर मुश्किल मेरे साथ धंधा करना है तो इस शर्तों पे कर सकते हो। कपड़े का बिजनेस है तो तेल का धंधा नहीं मत करना मेरे साथ। अब सुनना ध्यान से, गजब की बात। एक भाई रेलवे कंपनी, कौन सी कंपनी बाबू, रेलवे कंपनी ने, है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट किया दुनिया के सबसे अमीर बंदे से। दुनिया का सबसे अमीर बंदा कौन है, कौन, अरे नहीं भाई नहीं, दुनिया का सबसे अमीर बंदा मैं दिखाता हूं कौन है। ये है भाई दुनिया का सबसे अमीर बंदा, समझ गए, तुमने बड़ी टच्ची बात करी। ये है भाई, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, देख रहे हो, उसका भाई का कुत्ता भी क्या है, डॉलर का है। सोफे पे भी किसे बैठा होता है, डॉलर पे। हाँ ठीक है ना, मतलब हर जगह क्या है, पैसा पैसा, जहां हाथ डालो पैसा ही पैसा है। डॉलर ही डॉलर, देख लो भाई, कूड़े में भी क्या निकल रहा है, डॉलर निकल रहे हैं। तो ये भाई रिच रिच, अब ये रिच रिच इतना अमीर बंदा बेचारा कि बस क्या ही बताएं, पैसे को बेचारा जब भी इसके यहाँ सर्दी पड़ती है ना, पैसों में आग लगा के हाथ सेकता है, इतना रिच है ये बंदा।
अब इतना रिच बंदा है तो भैया किसके पास जाना चाहिए, इसी के पास जाना चाहिए। तो रिची के पास रेलवे कंपनी की, उस रेलवे कंपनी का नाम था एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी। क्या नाम था? अंग्रेजों का केस है भाई, देख रहे हो हम कितने खतरनाक लोग हैं, आज भी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों के केस आज ही पढ़ रहे हैं, होश होश ही नहीं है हमें, है ना। अब जब रिच से उन्होंने क्या मांगा कि भाई हमें लोन दे दो, फाइनेंस कर दो, हमें फाइनेंस कर दो, किस चीज का, पटरी बिछाने का। रेलवे क्या बिछानी है, फाइनेंसिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, है ना, बाबू भैया की तरह। या तो यहाँ पे अंदर गाना गाने का, अगर अंदर बैठ के संडास में गाना नहीं गाने का तो दूर रेलवे की पटरी पर, समझ गए ना। तो रेलवे की पटरी इंडिया में इसीलिए यूज होती है ना, तो रेलवे की पटरी पे जाना लोटा लेके, ठीक है। तो भैया उन्होंने कहा हम भी लोटे ले लेके कहाँ जाएंगे, रेलवे की पटरी पे जाएंगे। रिच इतना अमीर था, उन्होंने कहा अरे ले लो यार, लोन ही तो है, ले लो भाई। दे दिया भाई, मान लो ना 1000 करोड़ का लोन दे दिया उसने फॉर एग्जाम्पल। अब मेमोरेंडम तो छोड़ो, 399 के हिसाब से क्या होता है कि भैया जब भी तुम किसी कंपनी से डील करो तो माना जाएगा तुमने 390 के हिसाब से मेमोरेंडम क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। अब मेमोरेंडम में बाबू ये बातें लिखी थी, ये बातें, मेक और सेल रेलवे कैरेज और वैगन, पहिए बनाएंगे, डब्बे बनाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम करेंगे, जनरल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, माइंस का काम करेंगे और कोल टिम्बर मेटल काम करेंगे। पटरी है क्या? नहीं है ना पटरी, पटरी है क्या? नहीं। अब रिच ने लोन दे दिया, जब लोन चुकाने की बारी आई, इशू समझ गए ना, तो इशू ये हुआ कि एशबरी रेलवे कंपनी डिनाइड टू रीपे द लोन एज एशबरी रेलवे कंपनी सेड रेलवे फाइनेंसिंग ऑफ रेलवे पटरी इज नॉट आर ऑब्जेक्ट और इट इज द ड्यूटी ऑफ द रिची एज पर सेक्शन 399 कि वो जब भी हमारी कंपनी से डील करे तो उसे पता होना चाहिए कि हमारे ऑब्जेक्ट क्लास में हम किसका काम कर सकते हैं। और हमने अगर 1000 करोड़ का लोन लिया है तो रिची गलती, उसने हमें लोन नहीं देना चाहिए था। इतना अमीर आदमी, इतने वकील इसके पास, तो भी रिच के दिल पे लगी नहीं लगी बात? मेरे दिल पे लगी भाई, पैसा तो पैसा है, चाहे आग लगा के खोता, लेकिन दिल पे नहीं लगनी चाहिए ना बात। आदमी चाहे पैसे में आग लगा दे, है ना। रॉकी भाई को नहीं देखा तुमने, सोने के सोना है, लेकिन एक सोने का बिस्किट किसने ले लिया, किसी पुलिस वाले ने ले लिया था, तो क्या किया गया, पुलिस स्टेशन उड़ा दिया रॉकी भाई ने। गलत बात है ना ये, ठीक है। तो भाई दिल पे लग गई बात। रिच के वकील ने पता क्या बोला, रिच के वकील ने दलील दी क्या, कि जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज के सेकंड पॉइंट में लिखा है ना, क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड, ये इसमें कवर है हम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो ये पटरी बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट किसका है सर, जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। कौन जीतेगा, रिची भैया जीतेंगे, एशबरी, ओ मेरे भाई कौन जीतेगा? ऑनलाइन वालों को भी पूछ लो भाई, सो तो ना रहे ऑनलाइन वाले भी, अरे सो तो नहीं रहे हो। अभिषेक भैया बच्चा जो होता है, बच्चा नाबालिग होता है, जैसे तुम शादी नहीं कर सकते ना अभी, ऐसी बच्चा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे सिग्नेचर करने के लिए एलिजिबल जब होता है जब वो 18 का हो जाए। जैसे तुम्हारा लाइसेंस 18 का बनेगा, तुम्हारा पैन कार्ड 18 पे बनेगा, तो ऐसे तुम किसी भी कंपनी में अगर शेयर होल्डर बनना चाहते हो तो कितना होना चाहिए, 18 की उम्र तो होनी चाहिए। तो बिना 18 की उम्र हुए तुम मेमोरेंडम पे भी साइन नहीं कर सकते, शेयर नहीं खरीद सकते। तो ये बचपन से ही देश का लॉ है, आज भी 18 की उम्र ही है हमारे लिए। एक भाई कह रहे हैं हमारे रिची जीतेगा भाई, रिची जीतेगा। ऑफलाइन वाले कह रहे हैं भाई रिची, एशबरी, ओ भाई तन्मय कसम है कुरकुरे की, रिची जीतेगा। कौन जीतेगा? ये कह रहा रेलवे कंपनी जीतेगी, बस बाकी बालक बताएंगे। अभिषेक भैया, अनमोल भैया, ए अनमोल जॉली,
ओ जॉली एलएलबी, एक तो आया नहीं जॉली एलएलबी, ऑनलाइन क्लास लेता रहता है ऑफलाइन के फीस देकर भी। बोलो ओ जॉली भाई। रिची, कुछ बच्चे रिची कह रहे हैं और कुछ बच्चे, एक बच्चा रेलवे भी कह रहा है। अब सुनो ध्यान से, बहुत ही खतरनाक बात, बहुत ही खतरनाक बात, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। तुम कहोगे सर वाह वाह मोदी जी वाह, क्या बात कह दी आपने। तुम्हारी खोपड़ी में बात डालने के लिए ना मुझे खुद अपनी खोपड़ी देखो कितनी चलानी पड़ती है। तुमने ये ऐड देखा होगा शायद कभी जीवन में ना, दिखाता हूं मिल जाएगा तो, ये वाला देख। अब बहुत ध्यान सुनना इस ऐड को। म्हणजे इडली, वडे, बोंडा, पोंगल, उपमा, पोळी, इडली, वडे, पोंडा, उपमा, अप्पम, सेवन, पोंगल, पोळी, डोसा, होश में आ जाओ, होश में है ना। अब ये सुनना, ये बोल क्या रहा है, मतलब जैसे इसके हाथ में भी देखोगे ना, ये मेन्यू बोल रहा है, मेन्यू। मेन्यू में क्या बोल रहा है ना, ये बोल रहा है ना। अब भाई इधर ध्यान दो, है ना। हाँ ऑडियो नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऑडियो कम आती है उसमें ना। अब एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में अगर वो बोल रहा है इडली, उत्पम, सांबर, वड़ा, डोसा, ये बोल रहा है, तुम उस वहां पे जाके बोल दो कि भाई मेरे लिए लिया छोले भटूरे, ले आएगा क्या वो? क्यों नहीं लाएगा? अच्छा अगर उसने बोला इडली, सांबर, वड़ा, उपमा में डोसा एटसेट्रा, तो एटसेट्रा में तुमने बोला एटसेट्रा में छोले भटूरे लिए, ले आएगा? बोलो ले आएगा ना? आएगा नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? साउथ इंडियन मेन्यू है। कौन सा मेन्यू बाबू? साउथ इंडियन मेन्यू में अगर एटसेट्रा बोल रहा है तो छोले भटूरे कैसे लिया वो? समोसे, पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, पूड़ी, पराठे, तुम कह रहे हो डोसा लिया, कैसे लिया आएगा वो? समझ गए? यही सॉल्यूशन है। जज ने यही डिसीजन दिया। बताओ क्या डिसीजन दिया? जज ने कहा निकम्मो, अभी भी नहीं समझे? जब यहां तुमने बोला जनरल कॉन्ट्रैक्ट है ना, जनरल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड किसके साथ जुड़ा है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जज साहब ने बोला जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड लिखा है वो किसके साथ लिखा है? तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही काम आएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। और पटरी बिछाना सिविल इंजीनियरिंग का काम होगा। भाई बनाना, रोड वगैरह बनाना किसका काम है? सिविल इंजीनियर का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए? मैकेनिकल। सिविल इंजीनियरिंग का काम कैसे जोड़ रहा था उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? पूछो मैकेनिकल इंजीनियर को बुलाइयो। तो मैकेनिकल इंजीनियर से जब सिविल इंजीनियरिंग वाले काम पूछोगे तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या बोलेगा? भाई ये तो सिविल इंजीनियर काम है, बिल्डिंग बनाना, पटरी बनाना किसका काम है? रोड बनाना, डैम बनाना, सिविल इंजीनियर काम है। मेरा काम, मैं तो पढ़ाई नहीं करी इस फील्ड में। कौन जीता? ऐशबरी रेलवे जीत गई। क्यों? जनरल कॉन्ट्रैक्ट इज रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क एंड पटरी बिछाना और उसका फाइनेंस करना इज नॉट, पटरी इज नॉट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब अगर तुमने 399 के हिसाब से मेमोरेंडम पढ़ा भी तो गलत पढ़ा, मेमोरेंडम समझा भी तो गलत समझा। देयरफॉर ऐशबरी रेलवे विंस। और जज ने क्या रीजन क्या दिया? जज ने रीजन दिया द वर्क
या कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द रिची एंड एचबी रेलवेज अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स मतलब बियॉन्ड पावर ऑफ मोआ, बियॉन्ड मोआ, हेंस इज वॉइड। बियॉन्ड पावर काम किया तुमने, बियॉन्ड मोआ चले गए, इसलिए क्या बना ये वॉइड। अल्ट्रा वायरस एक्ट्स आर वॉइड। समझो बाबू। पर भाई इससे एक काम हुआ, रिची तो नाराज हो गया, नहीं हो गया भाई? रिची बहुत नाराज हुआ और रिची ने बोला भाई धोखा किया है किसने हमारे साथ? रेलवे वालों ने, देख लेंगे। अब भैया दुनिया के सबसे अमीर बंदे से पंगा लोगे तो यार अच्छा तो लगेगा नहीं ना, लगेगा ही लगेगा, क्यों पंगे लेना? तो अब रिची रिच की नाराजगी दूर करने के लिए रेलवे कंपनी ने एक नया काम किया। उन्होंने कहा सॉरी भाई, सॉरी यार, सॉरी गलती हो गई भैया, हमारे मुंह से निकल गई भैया, हमारे मुंह से निकल गई है ना, सॉरी भैया। हम तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए काम करते हैं। रेलवे कंपनी ने, केस तो समझ में आ गया। सेकंड स्टेप में रेलवे कंपनी ने क्या किया, शेयर होल्डर बुलाए सारे। कौन बुलाया? और शेयर होल्डर को बोला कि मेमोरेंडम में हमारे मेमोरेंडम क्लॉज में हमारे 4 पॉइंट है ना, 1 2 3 4, इसमें 5वां जोड़ देते हैं। 100% वोट देनी है सबको, 100% वोट करी कंपनी ने। और क्या बोला, 5th ऑब्जेक्ट ऑफ आर कंपनी इज फाइनेंसिंग द रेलवे ट्रैक। ये तो लेकिन बाद में हुआ होगा ना? हाँ बाद में किया ना, केस हारने के बाद। जब रिच रिच ने केस हार गया तो उन्होंने, कंपनी ने ये ऐड कर दिया। नाउ द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंसिंग द रेलवे ट्रैक। ठीक है, और वो भी कहां से? पुराने समय से, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पहले से, जब से ये केस डिसाइड नहीं हो उससे पहले से। मान लो इस केस का डिसीजन आया 10 जनवरी को, तो 5 जनवरी से तो भैया पटरी बिछाना हम क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐड कर देते हैं, ऐड द ऑब्जेक्ट। वैलिड इनवैलिड? इनवैलिड। क्यों? जिस कोर्ट, जब कोर्ट का डिसीजन तुम्हारे खिलाफ आ गया, तुम्हारे फेवर में आ गया, कोर्ट का डिसीजन पलट दोगे? कोर्ट का डिसीजन पलट दोगे क्या? तो जज ने कहा अच्छा हमसे ऊपर निकल जाओगे भाई। जब हमने एक बार डिसीजन दे दिया कि ये केस वॉइड हो गया तो तुम इसको ठीक नहीं कर सकते। तो जज ने क्या बोला, अल्ट्रा वायरस एक्ट, अल्ट्रा वायरस एक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड। जैसे 11th में था ना चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री, ऐसे ही इस चीज को आप रेटिफाइड नहीं कर सकते इवन बाय यूनैनिमस वोट। 100% वोट कराकर भी तुम इसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? बोलो, पूछ लेते हैं एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर ट्रू फॉल्स टाइप में। तो याद रखना अल्ट्रा वायरस एक्ट को आप रेटिफाई नहीं कर सकते। अच्छा बताओ, अगर रिची रिच को अब भी पटाना है तो क्या कर सकते हैं? नहीं, एक काम कर लो ना, अगर हम अल्ट्रा वायरस एक्ट को रेटिफाई नहीं कर सकते तो पुराने को तो नहीं कर सकते, लेकिन अब नया तो जोड़ सकते हैं। नए जोड़ दो, नए जोड़कर रिची रिच से फिर से लोन ले लो और उसको पुराना लोन भी ज्यादा ब्याज पे चुका दो। नहीं समझे? है ना? इलीगल कहाँ होगा? नहीं, मैं ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूं, क्या दिक्कत है? पीछे वाले पैसे नहीं दे रहा मैं तो ब्याज बढ़ा रहा हूं ना जानबूझकर। भाई पहले मैंने तुम्हें लोन दिया था कितने पर? 10% ब्याज पर। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं 40% ब्याज पर, तो इनडायरेक्टली पिछला पैसा नहीं चुक जाएगा। लेकिन पुराने को ठीक नहीं करना। क्या मैं अब फ्यूचर के लिए ऐड कर सकता हूं ऑब्जेक्ट क्लॉज में? हाँ, तो आप ये लिख सकते हो, ऐड ऑब्जेक्ट ऑफ रेलवे पटरी फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। आगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ऐड कर दो, लेकिन ऐड करके पुराने को रेटिफाई नहीं कर सकते। समझ गया पूरा केस? तो पहला ये केस आया, फिर केस के बाद ये मजे लेने की कोशिश की गई, फिर जज ने बोला ये काम अलाउड है फ्यूचर के लिए, लेकिन ऐड करके पुराने को रेक्टिफाई आप नहीं कर सकते। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस। समझ गया? अल्ट्रा वायरस, ये अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड पावर। टुच्ची बात, अगर कोई भी काम बियॉन्ड पावर करोगे, है ना, तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है?
ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी स्टेटेड मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ परमिटेड बाय द एक्ट। जितना एक्ट परमिट करता है उतने में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मेमोरेंडम में लिखते हैं उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर आप उससे ऊपर गए तो क्या होगा? होली वॉइड। अगर आप ट्रैवल करके बियॉन्ड पावर तो आपका वो काम क्या होगा? 100% वॉइड होगा। इसी बात को एशबरी वाला केस मैंने तुम्हें बताया। ठीक है ना? अल्ट्रा वायरस एक्ट पर ना ही आपके ऊपर केस हो सकता, ना ही आप किसी के ऊपर केस करके पैसा ले सकते। बात समझ में आई ना बात? राइट। यानी कि रिची रिच अब केस कर कर पैसा नहीं ले सकता, ना रिची रिच के ऊपर केस किया जा सकता। मान लो अगर रिवर्स हो जाए और अगर कंपनी को केस करना पड़े रिची रिच पर, तो कंपनी भी केस नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को तो पता ही अल्ट्रा वायरस है, और बाहर वाले की गलती ये रही कि उससे ढंग से मेमोरेंडम पढ़ा ही नहीं। ठीक है ना? ये लिख के 399 पढ़ना, जरा क्या लिखा है? कंपनी के मेमोरेंडम को आपने पढ़ रखा है, समझ रखा है। 399 कहता है हम मान के चलेंगे। अगर आपने अल्ट्रा वायरस एक्ट में क्या किया है? एंटर किया है, तो क्या होगा? आप इसको कंपनी के खिलाफ ले जा नहीं सकते, कंपनी के बियॉन्ड पावर चले गए तो आप कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकते। रिची रिच कंपनी के खिलाफ नहीं जा सका। और सबसे खतरनाक बात, 100% वोट करा के भी क्या नहीं कर सकते? रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री क्या होता है? यही तो होता है कि पुरानी एंट्री को ठीक कर दो, लेकिन पुराने अल्ट्रा वायरस को आप ठीक, है ना, राइट, फ्यूचर के लिए कर सकते हो। अब देखो ये रहा केस, ध्यान से पढ़ना। एक लाइन, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द रिची। ये बनाया मैंने डायग्राम भी, तुमने नोट भी किया डायग्राम, कि भाई रेलवे की पटरी बिछाएंगे बेल्जियम में, फिर इसको फर्दर रेटिफाई भी कर दिया गया डायरेक्टर के द्वारा, है ना, वोटिंग कराकर। तो जज ने क्या बोला? जब एक्ट पहले अल्ट्रा वायरस हो चुका है तो अब रिची केस जब करेगा, ठीक है ना, राइट, तो वो केस लिए नहीं कर सकता, क्योंकि जर्नल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ कौन से कॉन्ट्रैक्ट यूज होंगे? रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले काम क्या कर सकते हो आप? कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हो। तो पटरी बिछाना क्या निकला? सिविल इंजीनियरिंग का काम। फिर गाय मैं सुनानी शुरू कर दी। नहीं मतलब एंड नहीं लगा होता, मैकेनिकल के साथ नहीं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता जज क्या डिसीजन देता। समझ रहे हो ना? एग्जाम में आ ही नहीं सकता। एग्जाम में वो कैसे आ जाएगा जो दुनिया में आया ही नहीं? तन में कह रहा है छोटा तन में पेपर देगा। अरे छोटा तन में पेपर तो जब देगा पहले दुनिया में तो लिया उसे। तो एग्जाम में वो चीज आ ही नहीं सकती जो दुनिया में आई नहीं, हुई नहीं, तो बात खत्म। क्योंकि ये नल एंड वॉइड है तो आप इसे रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते। ये लिखी बात, जर्नल कॉन्ट्रैक्ट इज एसोसिएटेड विद द वर्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देयरफॉर इट हैड टू बी रीड विद द कनेक्शन विद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना। फिर जज ने एक और डांट लगाई। जज ने बोला अगर जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तुम सिविल कॉन्ट्रैक्ट को भी जोड़ते हो तो फिर तो ये भी जोड़ दो, पानी का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, शिप का, फायर इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर लो। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर क्या कहते हैं, किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर लो ना। जनरल कॉन्ट्रैक्ट में तो तुम फिर क्या करो, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, पटरी क्यों बना रहे हो फिर, है कि नहीं बात। तो जज ने ये डांट भी लगाई कि अगर तुम्हारा वकील ये कह रहा है, इतने बड़े अमीर आदमी का वकील ये कह रहा है कि जनरल कॉन्ट्रैक्ट में ही सिविल कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, क्योंकि लेकिन वो लिखा मैकेनिकल के साथ है, तो जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आग का इंश्योरेंस का काम भी शुरू कर दो, शिप का काम भी शुरू कर दो, है ना, प्लॉट खरीद लो मंगल ग्रह पे, फिर तुम समझ में आई ना बात। तो जब सामने कहा कुछ भी क्या कहते हैं दलील देकर केस लड़ाना शुरू कर दोगे। अरे मैकेनिकल के साथ लिखा है तो मैकेनिकल है कॉन्ट्रैक्ट, वो सिविल थोड़ी हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अगर पूरे बात को समरी में कंक्लूड करें तो 3 पॉइंट निकल के आते हैं। अगर आपका कोई भी काम ऑब्जेक्ट क्लॉज से ऊपर निकल जाता है तो वो क्या होगा, इसको आप ठीक भी नहीं कर सकते मेजॉरिटी को लेकर। बोलो बात समझ में आ गई ना। अगर कोई भी काम अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर है,
मेमोरेंडम नहीं तो डायरेक्टर का काम लिखा कहाँ होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर आपका कोई भी काम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से अल्ट्रा वायरस हो रहा है, उसको वोट करके आप क्या कर सकते हो? ठीक कर सकते हो। लेकिन मोआ के काम को आप क्या नहीं कर सकते? रेक्टिफाई नहीं कर सकते, है ना। इफ द एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल इट कैन बी रेटिफाइड बाय स्पेशल वोटिंग, स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% लोग फेवर में है, ठीक है ना। लेकिन मेमोरेंडम के काम को आप रेटिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरेंडम तो क्या है? कौन? संविधान है ना भाई। लॉ को बदला जा सकता है, संविधान को बदलना बहुत मुश्किल है कि नहीं बात? कोई भी लॉ पास किया पार्लियामेंट ने, वापस ले लिया। जैसे किसान बिल था, किसानों को पसंद नहीं आया, वापस ले लिया। कोई लॉ था, उसे खत्म कर दिया, पुराना नया लॉ लिया है, जीएसटी, पुराने वैट वगैरह सब खत्म कर दिए। लेकिन संविधान थोड़ी खत्म कर दोगे, संविधान से ऊपर नहीं जा सकते, है ना। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है बाबू, ये है इसका डिसएडवांटेज। मैं अपने इस क्लॉज को फ्यूचर के लिए तो ऐड कर सकता हूं, तो ये लिखा। ये हम क्यों करेंगे? हमारा फायदा हो रहा है। नहीं, मान लो अगर करना है, रिच के साथ और डील करनी है तो, है ना, ये लिखी बात। डिसएडवांटेज इज प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर एंड, है ना। डिसएडवांटेज ऑफ दिस डॉक्ट्राइन मोर इट मेन एडवांटेज नेमली टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन अल्ट्रा वायरस हैज बीन डिफीटेड एज नाउ ऑब्जेक्ट क्लॉज इज इजीली ऑल्टर। अब इसका डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस को आसानी से आप डिफीट कर सकते हो, क्योंकि आराम से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना, फ्यूचर के लिए क्या कर देना? ऐड द पॉइंट, पटरी वाले पॉइंट को ऐड कर देना फ्यूचर के लिए। तो जो काम अल्ट्रा वायरस था उसे तुमने फ्यूचर के लिए क्या कर लिया? इंट्रा वायरस बना दिया, है ना। तो डिसएडवांटेज ज्यादा है बजाय एडवांटेज के। अब एडवांटेज क्या हुआ? कंपनी के शेयर होल्डर भी बच गए, है ना। कंपनी को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तो फायदा किसका है? शेयर होल्डर का और क्रेडिटर का, है ना। तो लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? आपने एक रिजोल्यूशन पास किया और उसी पटरी के काम को क्या कर दिया? 5 पॉइंट लगा के जोड़ दिया, फिर रिच से दोबारा डील कर ली, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? तो अल्ट्रा वायरस एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसको ढंग से घोट के पी लेना, मतलब जी के पीएल कर लेना, एक एक शब्द को रट लेना। और इस केस को एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची, पूरा नाम लिख के आना है, आधा नाम लिख के, है ना। बात बाबू नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, ठीक है। बोलो भाई, एक चीज पढ़ा रहा हूं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे साथ में। अगर ये वर्ड देखो रिलायंस में, तो रिलायंस ने ये क्या दिया बाबू हमें? है ना। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है जो रिलायंस वालों को बनाना पड़ा? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ रिलायंस लिमिटेड। देखो क्या लिखा है, रिलायंस ने क्या बनाया? टेबल एफ, है ना। द फॉलोइंग रेगुलेशन कंपनी इन द आर्टिकल एसोसिएशन वर अडॉप्ट परसुएंट टू मेमोर ऑफ रेजोल्यूशन पास बाय एनुअल जनरल मीटिंग और 2014, ठीक है। टेबल एफ इनकॉर्पोरेट करी, ये उन्होंने काम किया। बोर्ड और डायरेक्टर बोर्ड, ये सारी बातें आर्टिकल में। आर्टिकल लंबा चौड़ा हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल में तो जो बात आप मेमोरेंडम में नहीं लिख सकते वो कहां लिखनी है, ठीक है। वोटिंग राइट, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, याद आई बात? कॉमन सील, स्टैंप वाली बात कि कितने साइन करेंगे, तो ये आर्टिकल में है ना। कैसे कैसे शेयर इशू किए जाएंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ठीक है। डिविडेंड कितना दिया जाएगा, बात समझ रहे हो? बोलो भाई। तो ये सारी बात है ना। कॉल्स इन शेयर्स को हम कब कब कॉल करेंगे, आर्टिकल में। यानी कि मेमोरेंडम को छोड़ के जो भी तुम काम करोगे सब कहाँ लिखना है बाबू आपको? आर्टिकल में। शेयर कैसे बेचे जाएंगे, मरने के बाद किसी के नॉमिनी को कैसे दिए जाएंगे, उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो उनके रूल्स हो गए। शेयर अगर फोरफीट करने हैं तो ये बात किस में लिखी जाएगी? आर्टिकल में, कि शेयर कब फोरफीट किए जाएंगे उसके बारे में सारी बातें लिखनी, ये तुम्हें पढ़नी नहीं है, ठीक है ना। ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, अगर मुझे अपनी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है।
जॉइंट होल्डर हुए तो बताया था ना मैंने आपको कि एक ही शेयर के दो मालिक हो सकते हैं, ठीक है। तो जॉइंट होल्डर हुए तो उनको डिविडेंड कैसे बैठा जाएगा, प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन कैसे होगी। आर्टिकल बहुत लंबा चौड़ा है भाई। देखो मीटिंग कैसे करनी है, कंपनी की जब मीटिंग बुलाई जाएगी तो कैसे कैसे बुलाई जाएगी, कितने दिन पहले बुलाई जाएगी, कंपनी की मीटिंग के बारे में लिख दिया। कंपनी की मीटिंग अगर एडजर्न करनी है, यानी कि आज मीटिंग थी, आज को कैंसिल करके कब रखनी है, परसों तरसों रखनी है, तो क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बनेंगे और डायरेक्टर्स की क्या क्या ड्यूटी और काम होंगे, डायरेक्टर्स के क्या पावर होंगी, है ना। अब देखो कितने लंबे चौड़े पेज का है। कंपनी का रजिस्टर कहाँ रखा जाएगा, कंपनी डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे होगी, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड कहाँ रखे जाएंगे, वाइंड अप अगर कंपनी हुई तो क्या होगा, कंपनी को कोई गारंटी देगा तो क्या होगा, समझ रहे हो भाई। दुनिया भर की चीजें दे रखी हैं, देखो कितने पेज में दे रखी है ना। तो ये सारी बातें आप किस में लिख सकते हो, और ये बाकी बातें मेमोरेंडम में जो भी आप लिखना चाहो अलग से लिख सकते हो। तो इसका मतलब मेमोरेंडम छोटा है और आर्टिकल बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना। तो अब बताओ आर्टिकल में क्या लिखना पड़ेगा फिर मुझे, डिविडेंड कैपिटल सब, तो आर्टिकल में क्या लिखना पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे, बायलॉज। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इनफैक्ट द, यानी कि कंपनी को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। कंपनी कैसे चलानी है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं आर्टिकल में, ताकि जो डायरेक्टर है वो अपने काम को तरीके से कर सकें। चेयरमैन मतलब कंपनी का मालिक ही होता है? नहीं, चेयरमैन का मतलब होता है जो वोट करवाता है। कंपनी का मालिक सिर्फ शेयर होल्डर है भाई, और कोई कंपनी का मालिक नहीं होता। मतलब सबसे ज्यादा पावर तो चेयरमैन के पास होता है। ना ना ना, शेयर होल्डर के पास ही होती है। शेयरमैन के पास तो जब आते हैं जब शेयर होल्डर शेयर होल्डिंग में क्लैश आ जाए। तो जैसे रिलायंस का चेयरमैन कौन है? चेक करना पड़ेगा। उसका भी कोई प्रोसेस है चेयरमैन? हाँ, वो चेयरमैन वोटिंग करवाता है, अंपायर होता है चेयरमैन एक तरीके से। तो इसका मतलब मुकेश अंबानी नहीं होगा? नहीं, मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, ठीक है। इट इज द इम्पॉर्टेंट दैट द ऑडिटर शुड स्टडी द आर्टिकल शुड नॉट प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ द रेलिवेंट मैटर, है ना। इसका मतलब क्या है सर, जो भी कंपनी के बायलॉ हैं वो क्यों बनाए गए हैं, ताकि कंपनी के डायरेक्टर क्या कर सकें, अपने काम को, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर, यानी इट इज फॉर द मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट के लिए क्या बनाए जाते हैं, आर्टिकल। और बात वही है घूम फिर के, जब तुम कंपनी से डील करोगे तो मेमोरेंडम भी पढ़ना है और आर्टिकल पढ़ना है। अब इनके केस लॉ के नाम याद मत रखना, पर इनकी बातें याद रखना है। कंपनी एओ मतलब क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन। क्यों बनते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के इंटरनल मैटर के लिए। इंटरनल मैटर क्या होता है, डायरेक्टर कब अपॉइंट होगा, ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, डिविडेंड कब देना है, कॉल सीनियर कैसे होगी, फोरफिट कैसे करना है, ये सारी बातें इंटरनल मैटर, ठीक है ना। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होगी तो इंटरनल रेगुलेशन भी हमें रजिस्ट्रार को बतानी पड़ती है कि ऐसे ऐसे हमें करना है। अगला एजबरी रेलवे वाले से क्या पता लगा, मेमोरेंडम बड़ा, एक मिनट रुक जाओ, मेमोरेंडम बड़ा होता है आर्टिकल, मेमोरेंडम। एओ इज द बच्चा ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में कंपनी की पावर्स होती हैं, वो कंपनी का चार्टर होता है, वो कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान। एओए उसका बच्चा है। एओए क्या है, उसका बच्चा है। आर्टिकल में क्या लिखा होता है, ड्यूटी, राइट्स एंड पावर ऑफ द गवर्निंग बॉडी, कि मैनेजमेंट के क्या काम है, और मैनेजमेंट का अपने शेयर होल्डर के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है ना। इंटरनल रेगुलेशन, इससे क्या पता लगा, इस केस से पता लगा कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो डॉक्यूमेंट है जो मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्या है बाबू, तो ये मैनेजमेंट को चलाने के काम आता है, ठीक है। ये भी बाद में पढ़ेंगे कि आर्टिकल में हम क्या क्या कर सकते हैं, कंटेंट क्या क्या होते हैं। अब डिफरेंस बता दो बस, आज मोआ में डिफरेंस बता दो। अगर कोई तुमसे पूछ ले एग्जाम में कि भाई मोआ में डिफरेंस लिख दो 4 मार्क्स में, तो तुम्हें 4 पॉइंट पता होना चाहिए। बताओ, पहला मेमोरेंडम क्या बताता है,
डिफाइंस एंड लिमिट डिलिमिट द कंपनी का उद्देश्य क्या है। हाँ, आर्टिकल क्या बताता है, वो भी इंटरनल। ठीक है। मेमोरेंडम क्या बताता है, कंपनी का और बाहरी लोगों का रिश्ता। मेमोरेंडम क्या बताता है, कंपनी का और उनके इंटरनल रिश्ता, है ना। मेमोरेंडम ने बताया कि ऐश्वर्य रेलवे का रिची से क्या रिलेशन रहेगा, है ना। और ऐश्वर्य क्या कहते हैं, रिची उनका शेयर होल्डर नहीं था। मेमोरेंडम को ऑल्टरेशन करने के लिए क्या होगा सर, बहुत सर्टेन सर्कमस्टेंसेज में ही ऑल्टर कर सकते हैं, जिसमें इनकी परमिशन लेनी पड़ती है। सीए इंटर में पढ़ेंगे आप। ये सिंपली ऑल्टर हो सकता है, स्पेशल रिजोल्यूशन है, 75% वोट कराकर आप ऑल्टर कर सकते हो। अल्ट्रा वायरस बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को। अगर अल्ट्रा वायरस किया है मेमोरेंडम को तो क्या होगा, और इसे आप रेटिफाई भी नहीं कर सकते। अगर आपने मेमोरेंडम की जगह आर्टिकल को अल्ट्रा वायरस किया तो क्या होगा, रेटिफाई कर सकते हो 75% वोट डलाकर। दे आर नॉट बियॉन्ड द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम, तो वो मेमोरेंडम से बाहर नहीं जाएगा। किससे बाहर नहीं जाएगा बाबू, मेमोरेंडम से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सुनना ध्यान से। एक मजेदार सी इंटर क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे मैं, लेकिन तुम फाउंडेशन में जवाब दे सकते हो। कंपनी डिसाइडेड बाय ऑल्टर in article of association that company will distribute dividend by capital, कैपिटल से डिविडेंड देगी। वैलिड इनवैलिड, क्यों क्यों दे सकते, बताओ तो, आंसर सही लिखना पड़ेगा ना। अब आपने बोला कि आर्टिकल में वो काम नहीं लिखे जा सकते कि जो मेमोरेंडम से ऊपर हो, तो मेमोरेंडम में तो डिविडेंड के बारे में होता नहीं। डिविडेंड के बारे में किस में लिखा होता है, आर्टिकल के बारे में। भाई मेमोरेंडम में तो सिर्फ 6 बातें हैं ना, तो डिविडेंड किस में आता है, डिविडेंड इज द मैटर ऑफ आर्टिकल। डिविडेंड किसका मैटर है, आर्टिकल का। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कह रहा है जो मैटर मेरा है और वो ऑब्जेक्ट और वो मेमोरेंडम में लिखा नहीं है, तो उसे तो मैं चेंज कर सकता हूं ना। मैं आर्टिकल में ये नहीं लिख सकता कि मैं अपना नाम बंदूक लिमिटेड रख दूंगा। मैं आर्टिकल में ये नहीं लिख सकता कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ा दूंगा। लेकिन डिविडेंड तो आर्टिकल का मैटर नहीं, आर्टिकल का मैटर है, तो मैं बदल रहा हूं। हाँ, आंसर ये है कि एओए कैन नॉट एक्सीड कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में क्या लिखा है, नहीं, डिविडेंड इज ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय प्रॉफिट, नॉट बाय प्रॉफिट। और पुराने रिजर्व में से बांट सकते हो, कैपिटल थोड़ी खाली कर दोगे, शेयर होल्डर का पैसा थोड़ी खा जाओगे यार डिविडेंड बांटने में। शेयर होल्डर का पैसा शेयर होल्डर में बांट दोगे डिविडेंड के नाम पर। तो इसका मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट एक्सीड मोआ एंड कैन नॉट एक्सीड, समझ ना बात। तो आर्टिकल में आप ये नहीं लिख सकते कि मेरी कंपनी का नाम ये हो जाएगा, और आर्टिकल में आप ये भी नहीं लिख सकते कि डिविडेंड मैं इसे बांट दूंगा। ठीक है, तो आर्टिकल कंपनी से भी ऊपर, आर्टिकल का मैटर डिविडेंड है, आर्टिकल का ही मैटर क्या है, मैं वो कॉल्स इन एरियर शेयर्स। तो अपने अंदर के मैटर में भी तुम कंपनी लॉ से ऊपर नहीं निकल सकते। अब जैसे जब क्या होता है, शेयर फोरफीट करते हैं तो 14 दिन का नोटिस देते हो ना, बताया होगा अकाउंट्स वाले भैया ने कि 14 दिन का नोटिस देते हो कि 14 दिन में अपनी कॉल्स इन एरियर पूरी कर दे, अन्यथा क्या करूंगा, शेयर फोरफीट करके किसी और को रीइश्यू कर दूंगा। अब तुम कह रहे हो 14 दिन का नोटिस दूंगा, मैं 15 दिन का दूंगा नोटिस। अरे तो नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी लॉ में कितना लिखा है, तो 15 कैसे दे देगा तू, है ना, राइट, मिनिमम 14 दिन का। हाँ, ये कह दो कि मैं तो 10 दिन का दूंगा, है कि नहीं बात, तो तुम 10 दिन कैसे दो, क्योंकि उसमें लॉ में कितना लिखा है। तो आर्टिकल अपने मैटर में भी कंपनी लॉ से ऊपर नहीं निकल सकता। यानी आर्टिकल वो बच्चा है, ना अपने पापा से ऊपर निकलेगा मोआ से, ना अपने दादा से ऊपर निकलेगा कंपनी एक्ट।
बोलो समझ के समझ आ गया सर। तो ये डिफरेंस भाई याद कर लेंगे, अगली क्लास में टेंटेड एंड खेल खत्म हो जाएगा।